नमस्ते दोस्तों। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आज के और एक एपिसोड में, जहाँ पे हम लोग फिल्मों के जरिए जिंदगी के मौल्यों के बारे में बात करते हैं। आज के हमारे एपिसोड में हम ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जो सत्य, मौल्यता, एथिक्स और आइडियोलॉजी के सफर कैसे हम लोग तय करते हैं, उसमें हम लोग जो फेस करते हैं वो डिफिकल्टीज क्या है, ये सब आज देखने वाले हैं। 1969 में रिलीज हुई इस फिल्म को डायरेक्ट किया है ऋषिकेश मुखर्जी ने। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का नाम है सत्यकाम। धर्मेंद्र, संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर जैसे बड़े दिग्गज इस फिल्म में काम किया है। और ये फिल्म एक प्राचीन कथा से शुरू होती है, जहां पे एक छोटा लड़का विद्या ग्रहण करने के लिए गौतम मुनि जी के पास आता है और वो मेहनत से सब कुछ सीख भी लेता है। जब गुरुदक्षिणा की बारी आती है, गौतम मुनि उनसे पूछते हैं कि आपका गोत्र क्या है। लड़का बिना हिचकिचाहे बड़ी विनम्रता से सच्चाई कहता है कि उसकी माँ बहुत लोगों की सेवा की है और उसे नहीं पता कि उसका गोत्र क्या है। इसी सच्चाई से प्रभावित होके गौतम मुनि उस बच्चे को अपना गोत्र फॉलो करने की परमिशन देते हैं। इसी कहानी को आधारित ये कैसे कहानी आगे बढ़ती है, इस कहानी का आगे का वर्जन हमको सत्यकाम मूवी में दिखाई देती है। हम लोग फिल्म की विश्लेषण सत्यकाम ये उस वो करते करते उस मूवी के रिलेटेड क्या हम लोग सीख ले सकते हैं, यही इस एपिसोड की या हमारी पॉडकास्ट की ब्यूटी है। और फिल्म की बात करें, विश्लेषण की बात करें, और मैं अपने मेहमान को जो कि बहुत ही फेमस है, हमारे फिल्मी प्रोफेसर, उनको ना हमारे पॉडकास्ट में बुलाऊं ऐसा हो नहीं सकता। सुशील ग्रोवर जी, आपका स्वागत है हमारे एपिसोड में। और सुशील ग्रोवर जी हर फिल्म को ऐसे विश्लेषण करते हैं, ऐसे एक नजरिए से देखते हैं जिसकी फिलॉसफी हो या साइकोलॉजी हो या सॉफ्ट स्किल्स हो, ऐसे हमको हमारे सामने बयां करते हैं कि हमको लगता है कि एक नया किताब हमारे सामने खुल गया है। तो सर, आपको हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। आपको मूवी कैसे लगी, पहले तो ये बात बताइए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी। अ, कि हम जो है इसका जो हम बेसिकली इसका जो आपने बताया कि फिलॉसफी हमारी यही है कि हम जो है फिल्मों में बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। और सीखने को इतनी सारी चीजें मिलती हैं और कई चीजें हमें दर्शाती हैं कि वो फिल्मों से ही हमने ली है। अगर बात करें तो कई बार मुझे मतलब कि मैं जब बहुत बड़ा हो गया, जैसे कि हमारे घरों में आरती होती है, ओम जय जगदीश हरे, तो मुझे सालों बाद पता लगा कि ये एक मूवी में है। ओह, अच्छा। तो ये वाली की ये पूर्व और पश्चिम मूवी में ये वाला जो है ये आरती है। तो ओहो। आप ये देखिए कि किस तरह से हमारे जो है हिंदी सिनेमा ने जो हमारे समाज पे कितना इम्पैक्ट डाला है। करेक्ट। और ऐसे ही एक मैं और एग्जांपल लूंगा कि जहां पे मैं एक गाना सुन रहा था और वो किसी आवाज में धुन में किसी संत से सुन रहा था। बिल्कुल सेम वाक्या उसका ये था कि हाँ जी, वो वाक्या जब मैंने सुना तो मैंने कहा ये वाला चीज मुझे सुना हुआ लग रहा है, सुना हुआ लग रहा है। मैंने यूट्यूब में चेक किया तो वो भी एक फिल्म का गाना ही था, और जो कि वो संत गा रहे थे। तो मेरा वैसा जी ये कहना है कि फिल्मों में जो है उनका जो हमारे समाज पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। और खास तौर पे ये जो क्लासिक मूवी जो है सत्यकाम, हम्म। ये जो मूवी है, अगर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये वाली मूवी अगर जो ऋषिकेश मुखर्जी की भी अपनी बेहतरीन पिक्चरों में से एक है, और वो उन्हें भी सबसे ज्यादा पसंद है। ओहो। ओके। और उसके बाद में धर्मेंद्र जी को जो उनकी भी बहुत सारी, उनकी सैकड़ों पिक्चरें आई, लेकिन उन्हें भी जो है सत्यकाम जो है अपनी हम्म। बेहतरीन फिल्मों में से, मतलब कि सबसे अच्छी फिल्म उनको ये सत्यकाम लगी।
ओ, ओके, ओके। और कई बार हम जो इस मूवी में इसका हम विश्लेषण करेंगे, अच्छा से विश्लेषण करेंगे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस हम एक नया आयाम की आज के संदर्भ में हम्म। जो है, ये फिल्में जो क्लासिक्स जो है, नई नई पिक्चरें हमारे पास आती रहती हैं, तो हर दौर में अच्छी पिक्चरें और बुरी पिक्चरें या खराब पिक्चरें, मैं बुरी नहीं कहूंगा, खराब पिक्चरें, या खराब भी क्यों कहूंगा, क्योंकि एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर और उन्होंने 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं, और हम 1-2 घंटे में कह देते हैं जी ये पिक्चर खराब थी। आजकल तो ट्रेलर को देख के ही डिसाइड कर लेते हैं कि कैसी मूवी है करके। कैसी मूवी है। तो उस हाँ। हिसाब से जो है ये, लेकिन हर एक पिक्चर में कुछ ना कुछ तो जो है आपको मिल जाता है। बस यही एपिसोड का हमारा ये पर्पस है, हम्म। ऑब्जेक्टिव है कि हम जो है उसमें से अच्छी अच्छी बातें जो है वो क्या निकल के आ सकती हैं वो हम देखें। और उसके बाद में मैं दर्शकों को भी ये शुरुआत में ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ये आप देखें ये मूवी, तो जितना एनालिसिस हमने किया है, तो उस एनालिसिस में आपने कोई हमारे से एस्पेक्ट छूट गया हो, तो परसेप्शन आपका इस बारे में क्या परसेप्शन है, तो वो भी हमें दर्शक जो है कमेंट करके जरूर ये वाला बताएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं भी दर्शकों से जरूर बोलूंगी कि आप मूवी को देखें, फिल्म को देखें, आपका क्या नजरिया है उस मूवी के लिए। जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखें, और हम लोग हर कमेंट को पढ़ते हैं। अ, सर, मैं शुरू ऐसे करूंगी कि मूवी स्टार्ट होती है कॉलेज के दोस्तों के लिए। उनका एग्जाम खत्म हो रहा है, और वो लोग एक्साइटेड है कि रिजल्ट आने वाली है, और एक एक्साइटमेंट की बात उन लोगों में चलती रहती है कि भारत को तब फ्रीडम मिल रही है, स्वतंत्र मिल रहा है। तो वो एक्साइटेड थे उस बात के लिए। और अब हम लोग भारत को आजादी मिले हुए 75 ईयर्स, अभी हम लोगों ने ग्लोरियस ईयर्स 75 ईयर मनाया। तो हम वो जो आजादी के बाद का 75 ईयर्स में भारत ने जो तरक्की की है, वो सब भी देख के बहुत एक्साइटेड है कि भगवान करे हमारा देश ऐसा ही तरक्की करता रहे, आगे बढ़ता रहे। तो आपको कैसा, स्वतंत्र भारत के बारे में आपको कैसा फीलिंग आता है सर? नहीं, मैं तो बिल्कुल तब भी वहां पे जो है वो एक डायलॉग बोला जाता है कि वो सारे के सारे जितने भी बड़े एक्साइटेड थे कि हमारा देश आजाद होने वाला है, अब आजाद होने वाला है तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन मैं तो आज के जो दौर के जो हमारे जो युवा पीढ़ी है, तो मैं तो युवा पीढ़ी को ये कहूंगा कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि हम्म। आज के डेट में कि हम ऐसे देश में हैं कि जहां एक आजाद भारत में है। हम बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझें कि हम सीरिया, ईरान, इराक या ऐसी जगह पे तालिबान में जन्म नहीं लिया हमने। हमने भारतवर्ष में जन्म लिया है, जहां पे हमारे को आजादी है, बोलने की आजादी है, काम करने की आजादी है, सब कुछ आजादी है। तो कई बार हम जो कितने खुशकिस्मत हैं, तो जब हम खुशकिस्मत होते हैं तो उसमें दो चीजें आती हैं वर्षा जी। एक आती है कि जब हम खुशकिस्मत होते हैं उसको लाइटली ले लेते हैं हम्म। कि ये तो हमारे पास है ही है। लेकिन एक है होता है कि हम उसको वैल्यू करें कि हम हम्म। आजाद हैं तो क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, कितने फॉर्चुनेट हैं। तो वो जो दौर है, तो पहला तो मैं ये कहूंगा कि हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम भारत देश में जो है एक स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। और आपने जैसे बिल्कुल ठीक कहा कि ये हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है। उसके साथ ही मैं एक और चीज इसमें वाकया शुरू में ही ऐड करना चाहूंगा कि जब सब लोग बस में सफर कर रहे होते हैं और सब एक्साइटेड होते हैं अपने अपने घर जाने में, तो एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एक इंजीनियर की जो है वो मौत हो जाती है। हम्म। अब ये आज की डेट में जो है इमेजिन कीजिए कि हम्म। आज की डेट में ये जस्ट जो ब्रेड अर्नर है अपनी फैमिली के लिए, हम्म। हम्म। जिसने 4-5 साल पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद में वो जब निकला, तो उसके ऊपर उसके माता पिता की कितनी आशाएं होंगी कि हाँ जी ये सारी जो है आप ये अब तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। उन्होंने कैसे कैसे लोन लेके किस तरह से जद्दोजहद करके पैसे जुटाए होंगे फीस देने के लिए। लेकिन सडनली वो चीज इमिडिएटली आ गई। तो उसी में एक वाक्य है जो संजीव कुमार जी उस समय कहते हैं कि हाँ जी, धर्मेंद्र से कहते हैं कि हाँ जी क्या जिंदगी के कोई मायने हैं, कि कब जिंदगी खत्म हो जाए कुछ पता नहीं है। तो हम्म। तब
धर्मेंद्र जी बहुत अच्छा एक डायलॉग बोलते हैं कि जो हम्म। मुझे मतलब कि घर कर गया, कि वो बोलते हैं कि हाँ है, मायने हैं, हम्म। लेकिन वो पूछता क्या मायने हैं, तो वो फिर धर्मेंद्र जी कहते हैं कि हाँ जी, ये जो मायने हैं ये हमें खुद डिसाइड करने हैं। हम्म। जिंदगी के क्या मायने हैं वो हमें खुद डिसाइड करना है कि हमारे क्या मायने हैं। हर एक आदमी, कोई दूसरों के लिए कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि हाँ जी उसके क्या मायने हैं, हमें खुद ही डिसाइड करना पड़ता है कि हम्म। हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम उसको, जिंदगी को कैसे जीना चाहते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें लाइफ में चाहिए क्या। क्या, मैं वही आपको पूछने वाली थी कि 1969 में ये मूवी रिलीज हुई है। उसके आइडियोलॉजी अलग है, सच्चाई का रास्ता अ, अलग है। वो वैल्यू अभी 2025 में कितना लागू होता है? उतने सच्चाई के साथ हम लोग जी सकते हैं क्या जीवन? तो ये वाला कितना रेलेवेंट है वो तब की और अभी के टाइम के लिए, ये मूवी, ये पूछने वाली थी। हाँ, लेकिन आपने बोल दिया कि नहीं रेलिवेंट जहाँ है, देखा मैं था है। मैं बताना चाहूंगा कि रेलिवेंस तो मैं ये कहूंगा 100% रेलिवेंट है। ओके। 100% रेलिवेंट है, क्योंकि हाँ। आज हम ये वाली, अगर आपके 1968 की मूवी हुई है तो 55 साल हो चुके हैं, 55 साल से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन आज हम इस मूवी का जो है एनालिसिस कर रहे हैं, वो क्यों जी। कर रहे हैं जी। कि जी। इसका 100%, मेरे मायने में 100% रेलिवेंस है। हम्म। क्यों रेलिवेंस है? क्योंकि अब जो है एक सच बोलना, हम्म। अगर सच बोलना जो है वो भी एक तकिया कलाम हो गया है कि सच बोलना भी चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। हम उस पर क्वेश्चन मार्क करते हैं कि सच बोलना क्या जरूरी है। तो अब सच बोलना, भाई हम बचपन में सबको सिखाते हैं कि हाँ जी, बच्चों को सिखाते हैं सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। लेकिन आज की डेट में पेरेंट्स जब ये सिखा रहे होते हैं तो तब भी उन्हें खुद डाउट होता है कि ये क्या वाकई सच है कि सच बोलना चाहिए। तो वो जो है आज उसी तरह, अगर एथिक्स की बात करूं मैं आपको वर्षा जी बताना चाहूंगा कि ये वाली मूवी मैं अपने सेशंस में जो है दिखाता था, हम्म। दिखाता हूं बल्कि। तो हम्म। उसमें जब मैं ये बताता हूं कि ये सेशंस में ये एथिक्स कितने मायने रखते हैं, हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि हम्म। एथिक्स, ऑनेस्टी, मोरालिटी, हम्म। ये सारी चीजें कहाँ रेलिवेंस है, कहाँ खो गई, हम्म। आज रेलिवेंट है नहीं है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। और पूरी तरह ये आज के दौर में ये रेलिवेंट है। और खास तौर पे क्योंकि युवा पीढ़ी ही हमारी जो है वो फ्यूचर है, तो उनके लिए तो रेलिवेंट है ही है, क्योंकि उन्होंने अभी पूरी जिंदगी जीनी है। लेकिन जी। हम आपके लिए भी, या हर एक व्यक्ति के लिए रेलिवेंट है। हम्म। हम्म। तो ये पूरी तरह रेलिवेंट है। आगे हम्म। जैसे जैसे एपिसोड बढ़ता रहेगा तो वैसे ही दर्शक ही हमें बताएंगे कि हाँ। वाकई में रेलिवेंट है या नहीं है। ये डिसाइड हम लोग उन पे छोड़ देते हैं हाँ, कि होपफुली वो लोग हमारे ये इसके इससे कुछ टेक अवे कर ले कि हाँ रेलेवेंस भी है। और हमारे दर्शकों में से अगर एक भी व्यक्ति इसको लागू भी किया तो बढ़िया हाँ, बस है। बस वो सत्यकाम, हमें एक ही अगर सत्यकाम हो गया तो हाँ। मैं यही बोलता हूं कि महात्मा गांधी एक ही थे, अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ही थे, हम्म। लेकिन उन्होंने जो है वो रिवोल्यूशन, जितने भी सक्सेसफुल इंसान हुए हैं वो एक ही थे। तो हम्म। उसमें से अगर सपोज इस एपिसोड के थ्रू अगर हम्म। एक इंसान भी ऐसा निकल गया, तो हम्म। हमने तो ये वाला जो है हमारा, मतलब कि मैं कहता हूँ कि हमारा लाइफ जो है हमारी वो धन्य हो गई। बिल्कुल 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 सर। अगर आप मेरी ओपिनियन से इस मूवी को देखेंगे, थोड़ा सा मैं हार्श बोलूंगी, इतना ऑनेस्टी थोड़ी सी मुझे आउटडेटेड लगी सर। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बोलूंगी, जहां पे सत्य प्रकाश, उसका जिगरी दोस्त संजय, संजीव कुमार, उसका बॉस बन के ऑफिस में आता है। और बॉस बहुत एक्साइटेड है कि उसके पुराने जिगरी दोस्त को वो मिला है। और खुद बॉस होके वो भूल जाता है कि धर्मेंद्र उसका सब एम्प्लॉय है। वो इतने एक्साइटेड में, चल यार चाय पीने चलते हैं, या मैं कन्वर्सेशन में इतना फ्री होके इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होती है। लेकिन धर्मेंद्र बहुत अनकंफर्टेबल होता है कि उसको सॉरी, मैं धर्मेंद्र को होता है या ऐसे बोल रहा, क्योंकि मैं उनको कोई दूर के नहीं, अपने घर के ही एक क्लोज मेंबर जैसे मैं कंसिडर करती हूँ हाँ और हाँ ऐसे मैं एड्रेस कर रही हूँ। तो फिर
घर पे ऊपर चाय पीने के लिए भी वो बहुत हिचकिचाता है कि मुझे नहीं, ऑफिस आवर्स में ऐसे में चाय नहीं पी सकता। या जब फिर उसकी बीवी संजीव कुमार को बोलती है कि घर में हालांकि कोई फर्नीचर नहीं है, बैठने की जब आती है तो नीचे से एक कुर्सी तक वो मंगाने के खिलाफ है। इतनी ऑनेस्टी क्या जरूरी है सर। और एक सीन में ऐसा होता है कि धर्मेंद्र अपने चाय के पैसा हालांकि कॉन्ट्रैक्टर ने चाय बुलवाई है, उसको पैसा कॉन्ट्रैक्टर दे रहा होता है, लेकिन वो मना करके खुद की पैसा वो खुद दे देते हैं। तो इतना ऑनेस्टी आजकल के टाइम में जरूरी है क्या सर? ये हाँ, ये कभी आपने कभी लगता है फुलिशनेस है। ये वर्षा जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ये वाली रेलिवेंस है या नहीं है। और ये बहुत मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जिनके मन में ये वाला सवाल जरूर आएगा कि आज की डेट में ये आउटडेटेड सी चीज नहीं लग गई है। मैं वर्षा जी आपको ये बताता हूँ कि वो ये आउटडेटेड क्यों लगती हैं। क्योंकि जब भी हम जो है स्टार्टिंग से हमारी ग्रूमिंग कैसे हुई, हम्म। ठीक है ना। अगर आप अगर ये जैसे दें कि जैसे सीन में दिखाया गया है, क्योंकि ये जो हमारी जो 200 साल की जो गुलामी थी ना, हम्म। वो सोच में बड़ा जबरदस्त परिवर्तन लाया है। वो 200 साल का असर जो है वो धीरे धीरे जाते जाते ही जाएगा, वो इतनी जल्दी नहीं जाएगा। मैं उसका एग्जाम्पल देता हूं कि जब वो ये छोटी छोटी, क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी है, क्योंकि ये तो बच्चों की मिठाई के लिए, जैसे आपने कहा, मैं एक सीन कहूंगा कि जहां पे वो उसको बोलता है कि नक्शे पे साइन कर दो। नक्शे पे साइन करने के लिए बोलता है, वो बोलता है कि नक्शे पे जब मैंने नक्शा देखा ही नहीं है तो मैं कैसे मैंने साइन कर बनाया ही सकता हूँ, नहीं है। बनाया ही नहीं है तो मैं क्यों साइन कर दूं। तो हम्म। वो जो है तो वो बोलता है कि साइन करो, क्योंकि लाखों का नहीं करोड़ों का मामला है। तो वो बोलता है कि आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। तो तब जो दे रहा होता है, उसका जो मालिक होता है कंपनी का, तो वो बोलता है कि रिश्वत, भगवान श्री कृष्ण की तरह रिश्वत के भी 108 नाम है। तो उसमें वो बोलता है नॉर्थ दिल्ली में, नॉर्थ में अगर हम कहें तो उसको ये वाला है कि बच्चों के लिए मिठाई, बंगाल में कहें तो पान खाने के लिए, पंजाब में कहें तो इनाम। हम्म। अब ये सोचिए वर्षा जी, ये तीनों नाम अगर मैं ये कहें तो ये क्या हमें हमारे तो हिंदुस्तान में ये वाले नाम कभी नहीं थे। ये 200 साल की गुलामी से ही यही वाली शब्दावली आई है ना। तो ये वाले इनाम, पान खाने के लिए, बच्चों के लिए मिठाई, आप किसी भी ऑफिस में जाइए दिवाली के टाइम में, मैं दिल्ली का तो 100% कह सकता हूँ, नॉर्थ में होता होगा, आप बॉम्बे का आप बता सकती हैं, पूना का आप बता सकती हैं, महाराष्ट्र का, लेकिन मैं दिल्ली का 100% कह सकता हूँ कि लोग, जब मैं बैंक में था इसलिए बैंक में ज्यादा बताता हूँ, दिवाली के समय लोग ऑटो टैक्सी करके जो है वो घर में आते हैं कि मिठाई के डब्बे इतने आ जाते हैं। एक मिठाई के डिब्बे में हम्म। एक पर्सन जो है वो आपको 365 दिन के लिए आपको सर्विस देने के लिए खरीद लेता है। तो आपकी सोच कहां है, सिर्फ मिठाई के डिब्बे तक सीमित है। और बिजनेसमैन, अगर मैं गलत हो सकता हूं, सब बिजनेसमैन अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन वो आपको एक मिठाई का डिब्बा देके आप पूरे 365 दिन वो सर्विसेज ले लेते हैं, तो आपको ये अजीब लगता ही नहीं है। एक नया एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, नया एम्प्लॉय आया और नए एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, वो देख रहे कि सारी मिठाई का डब्बा ले रहे हैं, तो वो भी लेना शुरू कर देता है। तो उसीलिए वो ऑनेस्टी का लेवल जो है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल उस तरह आप वो है कि हाँ जी उसकी चेयर भी, इतना एक्सट्रीम क्यों हमें ये लगता है, वो इसीलिए एक्सट्रीम लगता है क्योंकि हमारी आदत में आ गया है ये चीज, ये तो नॉर्मल है। अब आप देखिए मूवी में उसने बोला कि ये जो है तारकोल और ये सामान जो है कैरोसिन ऑयल ऑयल वो है, वो विश्वकर्मा पूजा के लिए दे दो। अब विश्वकर्मा पूजा के लिए आप ऑफिस का सामान कैसे दे सकते हैं, और देते हैं। हम्म। और अगर जिसने शुरू में ये चीज देखी है कि ये सब नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल ही है। हम्म। हम्म। तो वो चीज जो है, हमने वो एक्सेप्ट कर लिया कि ये चीज नॉर्मल है, हम्म। वो गलत है। वो हमारे फ्यूचर को जो है वो गलत दिशा में ले जाएगा। हमारे मापदंड, जब गौतम ऋषि के टाइम पे अगर जो सच बोलने वाले को उसने बोला कि आप ही असली ब्राह्मण हैं, जब गौतम ऋषि ये बोल रहे हैं उसको
कि सच बोलने की हिम्मत आप में है तो आप ही असली ब्राह्मण हैं, तो हमें उसको एमुलेट करना चाहिए ना, हमें उसको करना चाहिए। हमें ये वाली चीजें थोड़ी कि हाँ जी ये बहुत ज्यादा इसको ऑनेस्ट करवा दिया। तो वो है कि मापदंड, हालांकि हर एक के अपने अपने मापदंड है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये एक शुरुआत है कि अगर इतना अगर आप हो सकते हैं तो कोशिश है थोड़ा बहुत तो हो जाइए। बराबर है। 10 नहीं तो 2 भी हो गए, 2% भी हो गया तो भी बड़ी वो बात भी है। बहुत अच्छा है। सर, करप्शन 1969 में ये मूवी बनी है, तो वो टाइम पे भी एक बड़ा मुद्दा था। अभी तो आप पूछे ही मत, आप तो अभी अपने ही एग्जाम्पल एक्सपीरियंस बता दिया कि दिवाली के टाइम कैसे टैक्सी में लोग आते हैं, क्यों, क्या होता है करके। तो इसका कुछ हल नहीं है सर, जस्ट करप्शन हल है। है सब ना। लोग बोलते हैं, आई थिंक वो जर्नी में निकल पड़े तो हमारा भी थोड़ा दिमाग डगमगाता है कि हाँ हल ठीक है है ना। ना, सब लोग कर हल है, रहे बिल्कुल हैं। सिंपल सा हल है। हाँ। सबसे पहले तो ये वाली सत्यकाम मूवी को कम से कम 3 बार देखिए, कम से कम 3 बार देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये वाली, मैं फिर हम्म। वही है कि सत्यकाम मूवी को ये वाले जो है हर एक प्लेटफॉर्म में इसको जो है दिखाना चाहिए। और आपको जो है अभी ये मालूम ही होगा कि ये वाली जरूरत क्यों पड़ी है एथिक्स की। हम्म। आप देखेंगे जब मैंने आईएएस का एग्जाम जब दिया था, मैंने चारों अटेम्प्ट दिए एग्जाम्स के, चारों बार मतलब कि मैं फेल हुआ, तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं फेल हुआ। और उसके पीछे भी मैं क्यों इतना खुशी से कह रहा हूँ मैं फेल हुआ, उसके भी एक रीजन है, मैं बता दूं वो रीजन। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, तो आईएएस में जो है मैं प्रीलिम्स पास हुआ, मेंस मेरे से क्वालिफाई नहीं हुआ। तो बहुत बुरा लगा, 4 साल मैंने तो अपनी जो है एक नौकरी भी छोड़ी थी, और कि वो अकाउंटेंट की नौकरी थी, तो मैंने वो अकाउंटेंट की नौकरी छोड़ी इसलिए कि नहीं नहीं आईएएस करना है, आईएएस करना है। तो आईएएस के मैंने अटेम्प्ट चारों किए, तो 4 साल लगातार पढ़ाई करने के बाद में जो है वो अल्टीमेटली क्वालिफाई नहीं हुआ। तो कैसा लगा होगा। मेरे जैसे मैं हजारों लोग हैं, बल्कि लाखों लोग ऐसे होंगे, लेकिन मुझे तो अपने से मतलब था, तो मैं बहुत बुरा लगा। फिर मुझे जो है 6 महीने 1 साल बाद जो मेरा साथ में मित्र था मेरा, तो वो जो था वो हर बार प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर लेता था, और 2 बार उसने मेंस भी क्वालिफाई किया, ओ। और 2 बार मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू नहीं हुई। अब उसका भी तो, उसको भी तो ज्यादा दर्द हुआ होगा। मैं तो बच गया कि हाँ जी प्रीलिम्स के बाद ही जैसे हो गया था। तीसरा मुझे जब मिला अभी कुछ ही रोज पहले, मुझे जो है अपने पुराने दोस्तों में से एक पता लगा कि एक पर्सन का आईपीएस में सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस में सिलेक्शन हो गया, और वो मेडिकल में रह गया। हम्म। अब हम तीनों का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन तीनों का देखो वो दर्द सबका अलग अलग है। जो आईपीएस बन गया और मेडिकल में रह गया, तो सोचो उसकी क्या हालत हुई होगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर सपोज कुछ भी इस धरती पर, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी होता है, तो यही इमोशनल इंटेलिजेंस है हम्म। कि आप अपनी तरफ से जी जान लगा दीजिए, कोशिश पूरी कर दीजिए, कोई कसर मत छोड़िए, लेकिन जब रिजल्ट आए, जैसे मैंने कहा कि इसमें वो कर्म ही आपका, ये मूवी का जो है पहला ही ये वाला है कि कर्म करने में आपका अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। बिल्कुल। तो आप कर्म कीजिए, जी जान लगा के कर्म कीजिए, लेकिन फल की फल अगर ना आए तो हाँ, तब आप डटे रहिए, हम्म। कोई बात नहीं। तो वो चीज को एक्सेप्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि ये वाली, और मैं आ रहा था वापस टॉपिक पे आ रहा था कि हमने ये कहा कि आईएएस में भी जो है ये एथिक्स का कंपलसरी पेपर रखा हुआ है। हम्म। सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में जो है आपका ये कंपलसरी पेपर क्यों रखा, हम्म। इसीलिए रखा कि जो सिलेक्शंस हो रहे थे, तो हम्म। ब्यूरोक्रेसी में देखा कि बहुत सारे करप्शन के केसेस आ रहे थे। हम्म। तो जब ऐसे करप्शन के केसेस आ रहे होते हैं, तो तब इसका मतलब जो सेलेक्ट करने वालों की गलती है ना, हम्म। वो करप्शन करने वालों की गलती नहीं है। हम्म। सिलेक्शन करते समय उनके जो है उनमें भूल हो गई। तो उस भूल को रेक्टिफाई करने के लिए एक कमेटी की रिपोर्ट बनाई, और जिसमें कहा कि इस एथिक्स के पेपर को कंपलसरी या मैंडेटरी करना चाहिए। तो वो तब से जो है वो एथिक्स जो है आपके सब्जेक्ट का मैटर है। ओह। ओके।
मैं तो कहूंगा कि जो सिविल सर्विसेज की जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा वो ये वाली मूवी जरूर देखें, सत्यकाम। तो उन्हें मापदंड पता लगेगा कि हाँ जी, सत्य की डेफिनेशन क्या है। क्या है। तो सही है। इसीलिए रेलिवेंट तो पूरी तरह है ये वाला। मैं इमोशनल, आपने इंटेलिजेंस, इमोशनल मजल डेवलप करने की बात, मैं इसको मैं आगे मैं जरूर इसके बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत ही वैलिड, वेरी स्ट्रांग पॉइंट है। इमोशनली स्ट्रांग हम लोग जनरली फिजिकली स्ट्रांग बनते हैं, उसी पे फोकस करते हैं, जिम जाना, हेल्दी खाना, लेकिन इमोशनल स्ट्रेंथ के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तो ये बात मैं आगे बात करूंगी। अभी उससे पहले सत्य प्रकाश की जर्नी को ही हम लोग लेते हैं। वो ऑनेस्ट आदमी, सच्चे रास्ते पे चलने वाले, अपने ही आइडियोलॉजी के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज ना करने वाले आदमी थे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो ह्यूमन इमोशंस को वो बहुत नजरअंदाज किए हैं सर, मूवी में। क्योंकि आ, दो तीन सीन में हमको ये जाहिर होता है कि एक बार वो एक आदमी को रिश्वत लेते पकड़ता है, फिर उसको इमीडिएटली काम से निकाल देते हैं, बिना जाने कि कौन से हालत में उसने रिश्वत ली, या घर में उसकी बच्चे बीमार, हॉस्पिटलाइज्ड है, पैसे नहीं है दवाई के लिए, चाहिए तो उधर वो कंसिडर कर सकता था वो, लेकिन वो उधर वो इमोशंस को उधर वैल्यू नहीं देता है। दूसरी चीज, आ, अपनी वाइफ रंजना से जब वो शादी करता है, वो तो वाइफ है उसकी, लेकिन वो पूरी मन से उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। बीवी के जो पूरी तरह से जो उसका हक मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, वो शर्मिला टैगोर को इस मूवी में नहीं मिलती है। उसका वो हर किसी को उसके एक्शन के तौर पे जज करता है, उसके दर्द को कभी देखा नहीं इस मूवी में, उनके इमोशंस के लिए उसके पास कोई वैल्यू नहीं है। ये वाला एक पहलू मुझे सत्य प्रकाश के कैरेक्टर में दिखा सर। तो मैं वर्षा जी इसका आपका पहला सवाल जो है वो लूंगा पहले तो। जी पहला सवाल आपका ये था कि जब एक रिश्वत लेते हुए अगर किसी को पकड़ लेता है तो उसको वो जी इमीडिएटली जो है सस्पेंड कर देता है। जी जी ठीक है। तो जी। अब उसको जो है उसको सस्पेंड कर दिया। हम्म अब सस्पेंड कर दिया तो उसके हालात जो है, क्योंकि हालात जैसे भी हों, क्योंकि जब भी आप इस सीट पे होते हैं तो जजमेंट पास जहां पे आपने डिसाइड करना है, तो हम्म तब आप इमोशंस को आप जो है थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप जजमेंट ठीक नहीं कर पाएंगे, फेयरनेस नहीं कर पाएंगे। हम्म तो ठीक है, उसने फिर भी जो है उसको इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया। हम्म सस्पेंड कर दिया क्योंकि अगर सपोज मेरे हालात ऐसा है कि मेरे घर में खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, हम्म। तो वो मुझे राइट नहीं दे देता कि मैं जो है मतलब कि रिश्वत रिश्वत लो। लूंगा। नंबर वन। तो यहां तक ठीक है। हम्म दूसरा जो पॉइंट जो है वो मैं ये कहूंगा कि एक करेक्टर जो था कि जो जिसको सस्पेंड किया जाता है उसकी बीवी जब घर पे आती है तो वे वो एक सवाल पूछती है। हम्म वो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो सवाल पूछती है कि ठीक है, उन्होंने किया, गलत किया, आपके लिए ठीक है कि हमें कोई राइट नहीं मिल जाता, करप्शन, उनको सजा मिलेगी, लेकिन एक चीज बताइए कि हम आपके पड़ोस में हैं, आपके पड़ोस में एक पर्सन जो है, एक आदमी जो है बिना कुछ खाए पिए और उसका एक बच्चा बीमारी से मर रहा है, तो इसमें क्या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या इसमें आपको कोई दर्द नहीं होता? तो वो समाज को एक जो है एक बोलते हैं ना कि आज इतनी फास्ट लाइफ हो रही है कि किसी को कुछ लेना देना नहीं है एक दूसरे हम्म से। हम्म तो उसमें एक सोच वो आज भी पूरी तरह रेलिवेंट सोच है कि हमें अपने आसपास देख लेना चाहिए कि लोग कैसे रह रहे हैं, किस तकलीफ में रह रहे हैं। तो उसका जवाब उसके पास नहीं था। तो हम्म जब उसके पास वो जवाब नहीं था, तो अब उसका जवाब नहीं था तो अब क्या कर सकता है? तो वो बोलता है उसमें, फिर डायलॉग भी यही उसने बोलता है कि मैं अब वहां जाके वो जो है उसका सस्पेंशन तो रोक देता है, लेकिन खुद इस्तीफा दे देता है, क्योंकि वो सजा अपने आप को दे देता है। आपको भी दे दिया उसने। तो वो जो है, तो कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि जिसमें आदमी को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। तो वो उसने जो है वो करेक्टर को ये वाला दिखाया कि वो चाहता है,
लेकिन यही है कि ऑनेस्टी से सारी चीजें हुई जाए, लेकिन जब इमोशंस भी साथ में है तो उसने इमोशंस को कंसीडर करके किसी और को सजा देने की बजाय उसने अपने आप को सजा दी। दिया। अब आ जाता है कि हाँ जी उसकी वाइफ का, कि उसने जो है, आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट, दर्शकों का भी बहुत सारे लोगों का ये वाला वैलिड पॉइंट होगा कि जब उसने एक्सेप्ट ही कर लिया, तो अब एक्सेप्ट करके भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो जो चीज है तो वो भी ये हुआ। तो उसमें ये था कि आप ये सिर्फ इस मूवी में अगर ये दर्शाया जाए कि अगर वो उससे, सत्य प्रकाश आचार्य से उसकी शादी नहीं हुई होती, रंजना की शादी, तो हम्म। अगर नहीं हुई होती तो उसकी लाइफ क्या होती, उससे तो लाख गुना बेटर थी उसकी लाइफ। बेहतर है। क्योंकि जैसे ही हमें एक चीज मिलती है तो हमें दूसरे की अपेक्षा हो जाती है, तीसरे की अपेक्षा हो जाती है, चौथे की अपेक्षा हो जाती है। अपेक्षा होना कोई गलत बात नहीं है। तो उसी तरह अब वहां पे भी, कि वो सत्य प्रकाश आचार्य ने पूरी तरह नहीं किया, तो उसने जितना किया बहुत कुछ किया। हम में से तो बहुत सारे लोग शायद उतना भी ना करते। तो मेरा तो ये वाला मानना है कि ये वाला जो करेक्टर का अगर हम जो है 1 2 4% अपने आचरण में ले आएंगे, तो हमारी जो है हमें बहुत उसका फायदा मिलेगा। मेरा ये मानना है कि यूनिवर्स में जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। वापस मिलता है। यूनिवर्स तो बूमरैंग है, जो आप देंगे वापस आपको जरूर मिलेगा। आप मिरर भी है, आप जैसे है वो दिखेगा उधर। तो अ, जैसे सत्य प्रकाश की वाइफ की बात हम लोग निकले, तो उसी पे मैं एक बात कहूंगी। डिसीजन मेकिंग कितना इम्पोर्टेंट है, राइट टाइम पे डिसीजन लेना कितना जरूरी है, ये तो बहुत अच्छे से हम लोग इसमें से देखते हैं। क्योंकि शर्मिला टैगोर के साथ शादी करने का जो डिसीजन उसने एक दिन पहले लिया होता, तो उन दोनों की जिंदगी अलग हो जाती। लोग उनकी कहानी, इनफैक्ट जिंदगी की कहानी एक अलग मोड़ पे जाती। एक दिन के बाद सेम डिसीजन शादी मैं करूंगा उस लड़की के साथ, एक दिन के बाद की ली हुई डिसीजन उन दोनों को काफी तकलीफ में लेके गई। तो डिसीजन टेकिंग एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत खूब, बहुत खूब, आपने बिल्कुल ठीक बताया वर्षा जी, कि हमें जो है, हम लोग एटलीस्ट कई बार हम जो है डिसीजन हम नहीं लेते, उसके लिए हमारे डर होता है। डर होता है कि शायद ये गलत ना हो जाए, गलत हो गया तो। गलत ना हो जाए, तो हम डिसीजन कई बार लेते ही नहीं है। हम्म। हालांकि डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन है। तो कई बार हम, वो भी एक डिसीजन है, लेकिन वो हम डिसीजन लेते हैं कि ये गलत ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वो चीजें हैं। लेकिन अगर डिसीजन जिस हिसाब से उसके करेक्टर को, जितना सत्य प्रकाश का जो करेक्टर जो दिखाया गया है वो इतना स्ट्रांग दिखाया गया है, तो उसमें जो है वो डिसीजन जो है, अगर ठीक आपने कहा कि एक दिन पहले अगर सेम डिसीजन लिया होता, तो वो चीजें बिल्कुल ही जो है अलग हो जाती। लेकिन ये हमें फिर सीख देती हैं कि हमें अगर डिसीजन लेना है तो हमें टाइमली डिसीजन लेना चाहिए। तो ये भी एक सीख है हमारे लिए कि कई बार हम उसको पोस्टपोन ना करें, हम ले। हम्म। हम्म। तो अगर लिया डिसीजन, बाद में पता लगेगा। कई बार हम डिसीजन ऐसे भी लेते हैं कि कई बार हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, लेकिन ये हमें फ्यूचर बताता है। हम्म। जैसे अगर मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं कि एक आदमी जो है पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, बिल्कुल घर छोड़ के चला गया। अब घर छोड़ के चला गया तो वो जब लौटा तो करोड़पति बन के आया। और अगर सपोज वो ऐसे बहुत सारे लाखों लोग घर छोड़ के जाते हैं, लेकिन वो किसी काम के सारे करोड़पति नहीं बनते। सारे करोड़पति नहीं बनते। तो कई बार आपका फ्यूचर बताता है कि वो आपका डिसीजन ठीक था या गलत था। हम्म। तो लेकिन डिसीजन जो है, हमें एक आदत डालनी चाहिए कि हम जो है अपना एक डिसीजन, मैं तो कहूंगा अगर एथिक्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो एथिक्स में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी अंतरात्मा क्या कहती है, तो उसकी हमेशा सुने। हम्म। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ये अंतरात्मा कैसे काम करती है, क्योंकि ये एथिक्स जैसे हम चर्चा कर रहे हैं आज, इस फिल्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसी के रिलेटेड मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि जब मैं मेघालय में मेरी पोस्टिंग थी, तो वहां पे जो था कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के वहां पे सिर्फ गांव था। तो गांव में एक हमारा ऑफिस था, बैंक था,
और एक दूसरा एक उनका रोड ऑर्गेनाइजेशन उनका तो वहां पे भी जो कैप्टन था वहाँ, मेजर था इंचार्ज, यहाँ पे ब्रांच मैनेजर थे। तो इस तरह से हमारी दोस्ती हो गई। तो उसमें जो है अब इमिडिएटली जब दोस्ती हो गई तो दोस्ती मेरी हम उम्र थे हम, आपस में एक थे। तो कई बार तो मैं हंसी में ये बोलता था कि सारा दिन आप जो है क्या करते हैं। तो उनका तो पहले होती थी कि डिफेंस में एक्टिविटी, खेलना कूदना, पीटी वीटी ये सब होती है। तो मैंने कहा यार इसके बाद भी आपको सैलरी पूरी मिल जाती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी खेलना बहुत पसंद है, ऐसी नौकरी तो बहुत बढ़िया है। चलो जोक्स अपार्ट। तो हम्म। एक दिन वो बड़ा परेशान आया मेरे कमरे में, हम एक दूसरे के से मिलते रहते थे। कभी मैं उनके घर चला गया, कभी वो आ गए। तो एक दिन रूम में आए तो बड़े बड़े परेशान थे। अब बड़े परेशान थे तो उन्होंने पूछा कि मैंने पूछा भी क्या हुआ। कहते कि एक जो है डिलेमा आ गया है, कि विडंबना आ गई है कि क्या करूं क्या ना करूं। मैंने कहा क्या सिचुएशन आई है। तो बोलते हैं कि ऐसा है कि वहां पे तो पूरे के पूरे जो है वहां पे खाने हैं, लाइमस्टोन की खाने हैं। अब खानों में से आपको कितना लाइमस्टोन निकला किसी को नहीं मालूम, क्योंकि खान का कोई स्टॉक थोड़ी है कि इतना स्टॉक था और इतने टन स्टॉक था, उसका कोई स्टॉक नहीं, जितने लग गए। कहते कि वहां से जब स्टॉक निकलता है तो 500 रुपये एक ट्रक। हम्म। आप 500 रुपये पे करो और हम्म। एक ट्रक ले जाओ। तो ऐसे अगर सपोज 50 ट्रक पार हुए तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 50, वो पैसे दे दो और ले जाओ जितनी मर्जी। खान है, खान में तो ये वाला है। कहता अब मैं जो है, ही वॉज कैप्टन, ही वॉज सेकंड इन चार्ज। तो वो बोलता है कि मेरा अंतरात्मा नहीं मानती कि मैं ये करूं, क्योंकि ये गलत काम है। और अगर मैं ये नहीं मिलता तो मेरी जो है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट खराब हो जाएगी। हम्म। तो अगर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट खराब हो जाएगी या ये हो, दोनों में से मैं क्या चूज करूं। हम्म। तो क्या चूज करेंगे, ऐसी सिचुएशन जो है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन जब हम नौकरी में होते हैं तो ऐसी आती है सिचुएशन। बहुत दुविधा वाली सिचुएशन आ दुविधा जाती वाली सिचुएशन आ जाती है कि उस बराबर। दुविधा को कैसे हम करें। लेकिन उस समय जो था, म- मैंने जो उसको एडवाइस किया, क्योंकि इसमें जो है मैंने जो एडवाइस किया आज ही मैं वो भी मतलब लोगों को आज भी यही एडवाइस देता हूं जी। कि जिस तरह बोलते हैं ना कि एक्सरसाइज तो कोई दूसरा करे और रिजल्ट मुझे आए, ये नहीं होगा। हम्म। मुझे एक्सरसाइज करनी है तो रिजल्ट, मुझे रिजल्ट चाहिए तो मुझे एक्सरसाइज भी मुझे खुद ही वो नहीं करनी करते। पड़ेगी। मेरे बिहाफ पे कोई दूसरा जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता कि दूसरा एक्सरसाइज कर ले और रिजल्ट मुझे आ जाए, हम्म। ऐसा नहीं। तो हम्म। उसी तरह जो है कि इस सिचुएशन में लेक्चर देना, ज्ञान देना, बड़ी बड़ी बातें करना कि हाँ जी आप ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो, वो बहुत बड़ा आसान है। हम्म। लेकिन जो जिस सिचुएशन में है हम्म। उसके लिए वो डिसीजन लेना, उसके लिए वो विडंबना है, उसके लिए डिलेमा है। हम्म। तो मैंने उसको तब ये बोला कि ऐसा है कि बाकी चीजों में मैं आपको अपनी राय दे सकता हूँ, इस बारे में मैं कुछ राय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आप क्या फील करते हो अंदर से वो आपने डिसीजन लेना है कि आपकी अंतरात्मा क्या कहती है। और अंतरात्मा की आवाज हमेशा जो है वो आपको ठीक निश्चय लेने पे जो है ठीक डिसीजन लेने में आपको मदद करती है। आपने बड़ी बार सुना होगा कि इस व्यक्ति की तो अंतरात्मा ही मर गई है, आत्मा ही मर गई है, सुना होगा ये वाला। ठीक। बिल्कुल। तो जी। वो क्या होता है कि पहली बार उसने जो अंतरात्मा कहती थी उसके अगेंस्ट किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, पांचवी बार किया, तो वो सिलसिला चलता गया। तो वो आदत धीरे बन धीरे गई। उसकी आत्मा की आवाज निकलनी ही बंद हो गई, फिर उनकी उसकी वो आदत ही बन गई। आदत ही बन गई। ठीक है ना। तो इसलिए वो शुरुआत वाला जो माहौल जो रहता है कि अगर अंतरात्मा कुछ कह रही है तो साइलेंटली आपको जो भी डिसीजन लेना हो तो अंतरात्मा की आवाज जो भी निकलती है वो बेहिचक वो वाला डिसीजन ले लो, क्योंकि उस अंतरात्मा में हम उस वक्त हमारे बीच में भगवान होता है और वो जो डिसीजन लेगा वो ठीक ही लेगा। तो क्या कितनी ये सुंदर है। बेसिकली मैं कहना चाह रहा था कि इसीलिए आज की डेट में ये वाली जो है हमारी मूवी जो है वो बहुत रेलिवेंट है कि किस लेवल पे क्या चीजें हैं। हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें देख लेते हैं कि अरे ये तो नॉर्मल है, अरे ये भी कोई मतलब कि अब चाय पिलाई तो चाय तो छोटी सी बात है, अरे कुर्सी यूज करना तो ये तो छोटी सी बात है। लेकिन छोटी छोटी बातों में आपको फर्म होना पड़ेगा। तो छोटी छोटी बातें करते करते कब वो बात बड़ी हो जाएगी पता भी नहीं पता चलता भी है। नहीं चलेगा। अभी लग रहा है कुर्सी ले रहे हैं, कल लगेगा और क्या लेंगे, वो भी छोटी बात ही लगेगी। वो भी छोटी बात करने के लिए भी रीजन है, ना करने के लिए भी रीजन है है। सर। हम्म।
ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं तो मैं और एक इस मूवी की एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ। शुरू में जब सत्य प्रकाश जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तब जनरली इंटरव्यू में हम लोग अपना द बेस्ट प्रेजेंट करते हैं। मैं ऐसा हूं, मेरी ऐसी है, मैं इतने नंबर्स लिया है। लेकिन इधर इंटरव्यू जो कर रहे रहते हैं वो भी पूछता है कि आप फर्स्ट आए हैं ना अपने ग्रेजुएशन में, इंजीनियरिंग में। तो वेरी ऑनेस्टली वो लोग, सत्य प्रकाश रेफ्यूज करता है कि नहीं, मैं सेकंड आया। तो वहां से सत्य प्रकाश की सत्य के राह पे चलने वाली जर्नी जो शुरू होती है, एंड तक वो कहीं बिना डगमगाए, बिना अपने आ, आ, उस रास्ते से भटकने के लिए एक सिंगल रीजन देते हुए, वो अपने जो तय किया है उसी रास्ते में वो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक वर्षा जी आपने दिया कि सत्य प्रकाश आचार्य की जो जर्नी रही, जो करेक्टर जो दिखाया गया है उसकी जर्नी, वो शुरू से ही कॉन्फिडेंट है। जब गाना भी स्टार्ट होता है कि हाँ जी जिंदगी है क्या, तो उसमें भी आप देखेंगे कि उसका वो कॉन्फिडेंस जो था वो झलक रहा था कि वो किस हिसाब से जिंदगी को देखता है, किस तरह से ये देखता है, तो वो झलक रहा था। और इंटरव्यू में जब उसने, एमडी ने पूछा कि अच्छा आप फर्स्ट क्लास सेकंड है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्यों नहीं है, हम्म। तो ऐसे समय में जो है, अगर मेरे जैसा स्टूडेंट होगा या इंटरव्यू दे रहा होगा, तो वो बोलेगा जी नहीं, उस जिस दिन मेरा एक पेपर था उस दिन मैं बीमार पड़ गया, मेरे घर में तबीयत खराब हो गई, मेरा ये आ गया, मैं कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देता। लेकिन बिल्कुल। सत्य प्रकाश आचार्य ने कॉन्फिडेंटली ये बोला कि मैं फर्स्ट क्लास सेकंड हूं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट इसलिए नहीं क्योंकि वो जो लड़का था फर्स्ट क्लास मेरे फर्स्ट से मेरे से बेहतर है, मेरे से बेहतर। मेरे से बेहतर है। तो ये जो, इसको बोलते हैं वो कॉन्फिडेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। हम्म। तो ये वाले जो ट्रेड्स जो है ना, ये हम मैं तो कहूंगा कि मूवी से हम ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो ये हर एक बहुत, सीन से ले सकते हैं हर सर। एक सीन से ले सकते हैं। बिल्कुल। और मैं इसी बात पे अपने दर्शकों को भी बोलूंगी कि आप जरूर इस मूवी को देखें। और अभी एक्चुअली मैं सर सच बताती हूँ कि मूवी मैंने देखा, लेकिन जितने अभी डिस्कशन के टाइम मुझे पता चल रहा है उतने मूवी देखते के टाइम नहीं पता चला था। तो दर्शकों को भी ये जरूर ऐसा ही होगा। उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि भी इस वीकेंड पे जरूर इस मूवी को वो लोग देखें। हाँ जरूर जरूर, मूवी को तो जरूर ही देखना, ये वाली आज के दौर में ये वाली रेलिवेंट मूवी है। और हम्म। जो इसके करेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, हम्म। तो डेफिनेटली उनको तो मैं मतलब कि सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने पूरे करेक्टर में ऐसे ढल गए और पता ही नहीं लगा कि ये वाली एक एक्टिंग हो रही है। लेकिन बहुत सारे, क्योंकि करेक्टर जब आप प्ले कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे जो है इनको अ, और ऐसी मूवीज जो है, ऐसी पिक्चरें जो हैं आज के दौर में और हमेशा दौर में बनती आई हैं। और हम्म। ऐसा है, लेकिन वो हमें देखना है कि हमें क्या क्या चीजें लेनी है। लेनी है मूवी से, बराबर। हम लोग बात कर रहे थे, आप बोले इमोशनल स्ट्रेंथ की बात। तो छोटे बच्चों को सर इमोशनल, हम सब सिखाते हैं कि सच बोलना क्या है, डिसिप्लिन में रहना क्या है, हार्ड वर्क कैसे करना है। उसके साथ साथ अब मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ कि हम लोग सब वर्कआउट करते हैं, हेल्दी खाते हैं, सभी के लिए अपना मैनर्स कैसा होना चाहिए सब के तरफ देखते हैं। लेकिन इमोशनली हम लोग कितने स्ट्रांग है, कितना वीक है, उसके लिए कोई पैरामीटर नहीं है। उसके लिए अनफॉर्चुनेटली कोई उसके बारे में सोचता भी नहीं है। वैसे ही मूवी में एक छोटे बच्चे को, धर्मेंद्र का जो बच्चा है, उसका एज होगा लगभग 6 to 7 years और मे बी 5 to 6 years, उतना ही छोटा बच्चा है। उसको जिंदगी के बारे में इतनी हार्श रियलिटी उसकी माँ ने बता देती है कि धर्मेंद्र उसके पिताजी नहीं है, वो किसी और का बच्चा है। तो बच्चों को आ, वो एज में इतना बड़ा सच बोलना जरूरी था सर। क्योंकि सच एक डांट की तरह है, सही समय पे पड़ा तो वो रास्ता दिखाता है, उसको सुलझाता है। गलत टाइम पे डांट लगाया तो वो ना उसको दूसरे टाइप का वो फीलिंग देता है। तो बच्चों को इतनी छोटी उम्र में इतनी हार्श सच्चाई, रियलिटी बोलने की जरूरत है क्या सर? बहुत अच्छा ये प्रश्न आपने वर्षा जी पूछा, ये वाला, कि ये वाला बाकी बहुत मन में आता भी है
कि क्या चीजें, इसीलिए कई बार हम ये बोल देते हैं कि ये वाली रियलिटीज नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्यों? हमने आसपास कभी ऐसे चीज देखी नहीं है। तो ये वाला बहुत ही आपका वैलिड क्वेश्चन है कि हम बच्चों को जो है वो क्या इतनी हार्श रियलिटीज शुरू से बता सकते हैं। अब मेरा ये मानना है कि हम शुरू से जो है बच्चे वो नहीं करते जो हम उनको कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हमें वो करते हुए देखते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अब बचपन में अगर मैं ये कहूं कि अभी ये है कि अगर मुझे जरूरी काम है, अब मुझे जरूरी काम है, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे। हम्म। ठीक है। तो अब जैसी मेरी डोरबेल बजती है, मेरा वहां पे 5-6 साल का बेटा है, और वो बैठता है, तो वो जाता है, तो मैं उसको कह देता हूँ बोल दे मैं घर पे नहीं हूँ। बहुत कॉमन है सर ये बड़ा कॉमन है कि हाँ जी बोल दे मैं घर पे नहीं हूँ। ये। अब वो 5-6 साल का बच्चा बोल देगा कि हाँ, अगर वो ये भी बोल सकता है पापा कह रहे हैं कि मैं घर पे नहीं घर हूँ। पे नहीं। ठीक है। पापा ने बोला है कि वो घर पे नहीं नहीं है। है। लेकिन अगर वो पापा वाला पार्ट नहीं बोलता, ये बोलता है कि हाँ घर पे नहीं है, तो ऐसी चीजें जब है बड़ा होके 5 साल, 10 साल, 15 साल, उस बच्चे के हिसाब से तो नॉर्मल है। वो झूठ है ही नहीं। कहाँ हम्म। झूठ है वो? क्योंकि पापा जो है शुरू में 5, 6, 7, 8 साल तक तो पापा उसके हीरो होते हैं। हम्म। तो वो जो है उसमें कोई गलत नहीं है। बाद में जब वो पकड़ा जाता है झूठ बोलना, हम्म। तो वही पापा उसको जो है पिटाई लगाता है। कहाँ से सीखा ये सब? कहाँ से सीखा? तो वही पिटाई, वो भूल गया था कि उसने खुद क्या किया था। ऐसे ही एक एग्जांपल मैं जो है पहले भी एक दूसरे फोरम में दे चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा वो एग्जांपल। कि एक मैंने देखा कि जब मैं मार्केट में जा रहा था, तो हमारी वो रेड लाइट के थ्रू एक रोड के साथ साथ जा रहा था, तो वहां पे मैंने देखा कि एक लेडी ड्राइव करते हुए मोबाइल पे बात कर रही है। एक हाथ में स्टेयरिंग, एक हाथ में मोबाइल, और साथ में उसका जो है 7-8 साल का बच्चा लेफ्ट वाली सीट पे बैठा हुआ है। अब मोबाइल पे बात करना सबको मालूम है कि हम अगर ये वाला है कि ड्राइव मोबाइल करते पे हैं। नहीं करना, बात नहीं करना। हम्म। अब बात नहीं करना तो वो कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा। हम्म। लेकिन उस बच्चे के हिसाब से देखा जाए तो वो मोबाइल पे बात करना कॉमन है। नॉर्मल है, तो, हाँ। है। अब जो वो खुद करना शुरू हो जाएगा, तो वो अगर उसको राइट टाइम पे नहीं पता लगा, तो जब उसने अपने टीन्स को पार कर लिए, उसके बाद में आप वो जवाब वापस में दे देगा। और कई बार तो बच्चे खुद ही बोल देते हैं आप तो करते हो, मुझे क्यों बोलते हो, कि ये करने के लिए। तो बच्चों के लिए तो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा सिगरेट ना पिए, तो सिगरेट से आप दूर रहिए। आप हम्म। चाहते हैं कि आपका बेटा शराब ना पिए, तो हम्म। फ्रिज में शराब या बियर की बोतल नहीं होनी चाहिए। हम्म। तो वो आप जो है इंकलकेट करेंगे, वो हमारा ही जो है वो चीज हम इंकलकेट कर रही हैं। और मुझे लगता है कि जो सत्य का मूवी में जो रंजना की जो रोल शर्मिला जी ने किया है, तो वो जो रोल किया है, वो डिपिक्ट किया है कि उसको बताना नहीं पड़ा अपने बेटे को। तो वो कई चीजें हमें बतानी नहीं पड़ती। तो वो चीज जो डिपिक्ट की गई है कि हमारी बच्चों को जो है वो हमारा ही एक दर्पण कह लो, कि उस तरह से दर्पण है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो जो है वो पेरेंटिंग के हिसाब से भी सबसे यही चीज हमें देखनी चाहिए कि हम उनको हर समय जो हम खुद हैं वही वो बनेंगे। बने। चांसेस वो हैं, ऐसा नहीं कि रिवर्स नहीं हो सकता, बहुत सारा रिवर्स भी हुआ है, लेकिन चांसेस वो पॉसिबिलिटी है, ज्यादा है। पॉसिबिलिटीज। बराबर, ओके। और एक मैं सर, बहुत ही पावरफुल मूवी है। मैं एक सीन छोड़ू तो हर एक सीन इतनी पावरफुल है कि एक मैं भूल गई तो वो जाती होगी उस चीज के लिए। अ, क्या होता है लास्ट में मूवी, जब धर्मेंद्र का उनका देहांत हो जाता है, तब उसके दादाजी बच्चे, जनरली हमारे हिंदू ट्रेडिशन में उनका बेटा, उनका लास्ट राइट्स उनका बेटा करता है, या वो नहीं है तो फिर कोई दूसरा अपना कोई करता है। तो इधर उसके बेटे को अ, इनके दादाजी, धर्मेंद्र के दादाजी, वो राइट नहीं देते हैं, वो खुद परफॉर्म करने की करते हैं वो। लेकिन ये करना है, लेकिन वो
सब लोगों को ये जताते भी नहीं है कि वो उसका बेटा नहीं है करके वो उसको लास्ट राइट नहीं करवाने दे रहे हैं, लेकिन वो पॉलिश वे में बोलते हैं कि वो छोटा बच्चा है इसलिए मैं उससे नहीं करवाता हूँ। सत्य प्रकाश जी के दादाजी होके उनको सत्य पे चलना रहता है, उधर वो सत्य बोल सकते थे लेकिन उन्होंने उधर बोला नहीं। तो इसको कैसे हम लोग देखें सर? लेकिन सिचुएशन आती है तो वो भी वहां से मुकर गए उस वो सत्य बोलने से। लेकिन हाँ, ऐसा ये है ना वर्षा जी कि क्योंकि जो हम सच देखिए कि जो दादाजी एक गुरुकुल चलाते हैं हम्म, जहां पे सभी व्यक्तियों का नाम सत्य से शुरू होता है, सत्य के लिए मतलब कि वो लड़ना, सत्य बोलना, सच बोलना बचपन से ही सिखाया गया है। सत्य प्रकाश को भी वो यही वही, सिखाया गया, वो खुद भी उन्होंने ऐसे थे, इम्बाइब करते थे। और सारे लोग वो सच का जो था एक रिप्रेजेंट करते थे कि हाँ जी ये है। लेकिन ये दर्शाया गया है कि कई बार हमारे सोसाइटल प्रेशर जो होते हैं वो ओवर पावर कर देते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। अब सोसाइटी प्रेशर कैसे ओवर पावर करेंगे कि उन्होंने सोसाइटी के डर से ही उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि अगर एक वैश्या की लड़की से शादी कर ली तो इवन उन्होंने सत्य प्रकाश को भी जो है वो घर से निकाल दी। हम्म, हम्म, तो अगर मेरा जो था मेरे पास्ट में मेरे जो है तो उसको भी, तो वो चीज वो सोसाइटी प्रेशर ही था। हम्म, शायद मन से वो नहीं चाहते होंगे लेकिन सोसाइटी प्रेशर ऐसा था कि लोग तरह तरह की बात ना करें तो वजह से हम्म, श्री रामचंद्र जी भी वो धोबी के कहने पे मतलब कि वो चाहे वो सीता माता को जो है वो घर से निकाल दिया या जो भी है। तो वो जी, सोसाइटी प्रेशर जो होता है वो बड़ा जबरदस्त होता है। उस सोसाइटी प्रेशर में अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करना, यही एक खास बात है, वही आपकी यूनिकनेस लाएगा। हम्म, अगर आप बहते चले गए कि हाँ जी उसने ये कहा तो यहाँ चले गए और उसने ये कहा तो वहां चले गए, तो अगर बहते जाएंगे तो फिर तो आप वो बोलते हैं ना बिन पैंदे के लोटे की तरह हैं कि चलो करेक्ट, इधर उधर होता रहेगा। तो वो हम्म, फर्मनेस जो है। हम्म, और फिर एक मैं दादाजी का एक ये भी कहूंगा कि उन्होंने फिर एक्सेप्ट किया कि गलती हो गई। अगर मैं ये कहूं कि 100 में से 99 लोगों को अगर गलती हो गई तो वो ये होते हैं मेरा इसलिए गलती हो गई, मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो एक्सक्यूजेस मोड में आ जाते हैं कि मेरे से गलती क्यों हो गई। लेकिन एक बड़ा आदमी हो जो होगा, बड़ा मीन्स जो एक समझदार व्यक्ति हो जो होगा, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा। मान लेता है। और वो एक्सेप्ट कर लेगा तो वो जो है वो दादाजी ने एक्सेप्ट किया कि अगर सच जो माँ उसको जो है इसको इतना हम्म, ये सच बताया है तो अब तो मैं जो है ये वाला तो रियल में आप भी वही उन्होंने फिर जो बोलते हैं ना कि गौतम ऋषि की जो है परंपरा को कायम रखा और उन्होंने बोला कि अब तो मैं पानी भी तेरे हाथ से पीऊंगा। तो चल भाई वो उसको भी रंजना को और उसके बेटे काबुल को भी वो जो है ले गए, अपने गांव में ले गए कि हाँ जी ऐसे लोग ही हमें चाहिए, तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। बिल्कुल वही। ये कहानी जहां से शुरू हुई थी, मूवी वहीं पे खत्म हो जाती है। जिस लड़के ने बहुत ही सच्चाई से अपना क्या बैकग्राउंड है, उसकी सच्चाई क्या है, जैसे गौतम मुनि को बताता है, वैसे ही इधर धर्मेंद्र का बेटा उसकी क्या सच्चाई है अपने दादाजी को बोलता है। तो यही उनके मन को पिघला देता है और ये लड़का आगे जाके सत्य के राह पे चलने वाला है वो यकीन दिलाता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको। सर, लेकिन आ, सत्य के राह पे चलने वाले अक्सर अकेले पड़ जाते हैं, कोई उसका साथ देना नहीं आता है। उसका दोस्त संजीव कुमार भी एक टाइम पे ऐसा आता है कि वो उसको हैंडल नहीं कर पाता, इसके आइडियोलॉजी को। कितना वो समझा भी नहीं पाता है। और उसका सामना भी कर नहीं पाता है, तो वो छुट्टी डाल के कश्मीर चला जाता है कि मुझे बहुत एवरी डे टू डे ऑफिस के इसमें बहुत ये कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं। तो ये हमारे जिंदगी में आम तौर पे देखने वाली चीज है, सत्य के राह पे जो चलते हैं वो अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। अकेले चलते हैं, ये तो मैं यहाँ पे तो कोट विवेकानंद जी का मैं कोट बोलूंगा कि हम्म, विवेकानंद जी ने बोला है कि जो भी आप कार्य करते हैं, कोई भी, हम्म, जब आप कार्य करते हैं तो पहले उसका अपोजिशन होगा, बहुत जबरदस्त अपोजिशन होगा।
हम्म। और धीरे 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 जो है लोग उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, और उसके बाद में उसको जो है आपको पूजना भी शुरू कर देंगे। तो अकेले तो हैं। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं। अब अकेला मैं हूं, तो वो अकेले तो हम सारे जब डिसीजन लेते हैं तो ऐसे अकेला है। अब आज हम जो हैं बातचीत जो कर रहे हैं, आज 55 साल मूवी के रिलीज होने के बाद भी आज हम सत्यकाम आचार्य की बात कर रहे हैं। तो कितने सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को जो है वो सत्यकाम आचार्य के करेक्टर ने मोटिवेट किया, ये कम है? क्यों हम एक आम इंसान जो आया और गया और पता ही नहीं लगा कि वो इस धरती पे आया भी था या नहीं आया था, किसी को खबर भी नहीं लगी, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अकेले चलने में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और जो जितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो बहुत है। हम्म। इसमें मुझे वो कहानी याद आती है कि वो जो उसमें वो बोलते हैं ना कि जब श्री रामचंद्र जी जो जब पुल बना रहे थे, जब वानर सेना पूरा पुल बन रहा था, तो उस पुल में बन रहे थे, तो उसमें जब एक गिलहरी भी थी, तो वो भी छोटा सा पत्थर लेके जा रही थी, तो सब वानर उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो जब मजाक उड़ा रहे थे तो गिलहरी को बहुत बुरा लगा, तो वो श्री रामचंद्र जी के पास आई और फिर उसको बोला कि ऐसा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आपका जो है जितने भी वहां पे बड़े बड़े पत्थर जा रहे हैं, तो आपके जो छोटे पत्थर जो हैं, वो बड़े बड़े पत्थरों में जो बीच में छोटे छोटे पत्थर जाएंगे, तो वो गैप को फिलअप करेंगे, तो वो भी अपना जो है कार्य करेंगे, तो इसलिए निश्चिंत हो जाओ, वो चिंता मत करो कि आपका ये है। क्यों? क्योंकि एक गिलहरी अपना भी 100% दे रही है। दे रही है। तो हर एक आदमी इस धरती पे आया तो वो अपना अपना कार्य ही करे, हम्म। अपना अपना कार्य ही करे, तो वो बोलते हैं कि बहुत कुछ हो जाएगा। इसमें मुझे एक और कोट याद आ रहा है मदर टेरेसा का। हम्म। जब उन्हें पूछा गया कि विश्व में शांति कैसे आएगी, हम्म। तो उन्हें पूछा गया कि विश्व में शांति कैसे आएगी, तो उन्हें बिल्कुल सिंपल से बताया कि विश्व में शांति आएगी, गो एंड लव योर फैमिली। हम्म। अब जब आप अपनी फैमिली से प्यार करोगे, तो आप अपने पड़ोस से प्यार करोगे। जब अपने पड़ोस से प्यार करोगे तो आप अपने शहर से प्यार करोगे। जब आप अपने शहर से प्यार करोगे तो अपने स्टेट से प्यार करोगे। अपने स्टेट से प्यार करोगे तो अपने देश से प्यार करोगे। और अपने देश से प्यार करोगे तो आप पूरे संसार से प्यार करोगे, तो वर्ल्ड पीस आ ही जाएगा। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? कि गो एंड लव योर फैमिली। हम्म। तो ये वाली चीजें हैं। और हम बातचीत भी हमारा करने का पर्पस यही है कि हम एक हेल्दी, क्योंकि मूवी का जनरली मैं जिस दौर से आता हूं, या शायद आप भी, कि जहां पे स्टार्टिंग में ये माना जाता था कि हाँ जी, फिल्मों की बात एंटरटेनमेंट करना, के लिए होती। फिल्मों की बात करना, फिल्में ये वो एक खराब चीज है। हम्म। और लेकिन उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट के नजरिए से ही देखा जाता वो था। एंटरटेनमेंट भी एक कुछ तबके के लोग, सब लोग नहीं हम्म। थे। इंटेलेक्चुअल्स को तो ये माना जाता था कि पिक्चर देखनी नहीं है, उस रास्ते में भी नहीं भेजना। लेकिन आज हम ये कह रहे हैं कि हम सीख सकते हैं। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, करोड़ों अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे लोगों को जो है अपने ड्रीम्स दिए हैं, सपने दिए हैं। सपने करके मैं, अगर इनका बहुत सारे स्टार्स ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने स्टार्स को देख के खुद स्टार बनने का सपना देखा, और वो खुद स्टार बने। बराबर है। सर, बात करते करते हम लोग मूवी के हर पहलू पे रोशनी डाल ली। तो लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि ये सत्यकाम मूवी बहुत ही पावरफुल मूवी है। धर्मेंद्र अपने बेटे और बहू के लिए मटेरियलिस्टिक चीज कुछ नहीं छोड़ता है जाते वक्त। वो लेकिन वो एक आइडियोलॉजी को छोड़ता है जो कि वो उसका बेटा आगे लेके जाने वाला है। ये कितना पावरफुल मैसेज देता है कि हम लोग जनरली विरासत में प्रॉपर्टीज ये वो सब देखते हैं। एक सच्ची, एक अच्छी वाली सोच को हम लोग अपने अगले जनरेशन को दे, तो ये दुनिया, जैसे मदर टेरेसा की बात आपने कही, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। तो ये पावरफुल मूवी में सभी के, थैंक्स टू यू सर, आपके वजह से मैंने ये मूवी देखी। मैं सभी अपने दर्शकों को बोलूंगी कि जरूर इस मूवी को देखें और उनको कैसा लगा हमको
हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसको कंक्लूड करें क्या, और आपको कुछ बस बोलना? कंक्लूड करते हैं, लेकिन आखिर में मैं एक चीज और जो इस फिल्म की जो है वो हम्म। मैं डिस्कस जरूर करना चाहूंगा कि हम्म। इस मूवी में जब दिखाया गया है कि एक जो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन दिखाई गई है कि हम्म। जब आपका नरेंद्र यानी कि जो संजीव कुमार जी और जो धर्मेंद्र यानी कि सत्य प्रकाश, दोनों में कन्फ्लिक्ट आता है कि हाँ जी वो आप बिल पास जो है, सत्य प्रकाश बिल पास इसलिए नहीं कर रहा हाँ हाँ। हम्म। क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्टर ने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दी। हम्म। हम्म। और जो नरेन है संजीव कुमार, वो कहता है कि हमें क्या लेना देना, हम्म। उसने कॉन्ट्रैक्टर का वो अपना मामला है, तो वो उसको सैलरी दे ना दे उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हम्म। हमारे नियम तो जो है हम अपने उनको दे दें, वो जो मर्जी करे। हम्म। लेकिन उसमें जो है सत्य प्रकाश कहता है नहीं। हम्म। अब इसमें कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में जो है, जब वो उसका संजीव कुमार का जो बॉस है वो भी कहता है हमें तो अपने नियम फॉलो करने हैं। तो नियम फॉलो कर रहे हैं तो हम ठीक है, बाकी तो वो उसका कॉन्ट्रैक्टर का मतलब है, हमें क्या लेने देना। यहाँ पे मैं एक जो है छोटी सी जो है आपको सोच जो है, जो मैंने जो था कि एक जो है हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो, क्योंकि उनके पास तो वो भी जज हैं, तो उनके पास सैकड़ों केस आते हैं, तो सैकड़ों केस आते हैं, तो एक केस को मैं बताना चाहूंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि हाँ जी दोनों ठीक हैं तो क्या किया जाए। तो उनके पास एक केस आया कि एक लड़के ने केस फाइल किया अदालत में। उसने शादी की एक दूसरी कम्युनिटी की जो है इंटरकास्ट मैरिज की, और इंटरकास्ट मैरिज करके तो वो पेरेंट्स ने उसको, लड़की को भेजा नहीं उसके साथ, तो उसने फिर अदालत में जो है केस फाइल कर दिया कि मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटाया जाए क्योंकि मेरी ये शादी हो गई है इससे। तो वो केस आया। अब जब केस आया तो वहां पे लड़का भी आया, लड़की भी आई, लड़की के पेरेंट्स भी आए, तो जज के सामने ये वाला केस आया। अब अगर नियम ये कहता है, कानून क्या कहता है कि आपने शादी कर ली, हो गई, और वो बालिग है या नहीं है, अगर बालिग है तो भेज दो बस। तो ये अगर इतना सिंपल अगर केस है तो उसमें उसको चीफ जस्टिस होने की क्या बात है, ये तो हम ही आप ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर नियम ही फॉलो करने हैं तो नियम तो फॉलो कोई भी कर सकता है, फोर्थ क्लास पास भी ये वाला नियम फॉलो कर सकता है। तो उन्होंने जो है उन्होंने क्या देखा, ऑब्जर्व क्या किया, उन्होंने देखा कि लड़की तो ठीक ठाक लग रही है, लेकिन लड़का जो है वो उसके हुलिये से, वो जो है थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, उसकी कोई जॉब भी नहीं है, ना कोई उसकी जॉब है, और ऐसा भी लग रहा है कि वो उसको मेंटेन भी ढंग से कर पाएगा या ये नहीं कर पाएगा। तो उसकी अंतरात्मा, मैं फिर अंतरात्मा की बात करूंगा, उसकी अंतरात्मा मान नहीं रही कि मैं इसको भेज दूं, इसके साथ भेज दूं। तो फिर उनके मन में तो उन्होंने उन्होंने फिर कोर्ट क्या किया, अपने मेंटर्स को कोर्ट किया कि अगर ये वाला केस ऐसे ही सॉल्व करना है तो कोई भी सॉल्व करेगा, तो आपको डेप्थ में जाना है, न्याय करना है। न्याय देना और जजमेंट देना दोनों में फर्क है। तो उन्होंने फिर बोला कि अपने साथ वाले जो गवर्नमेंट के वकील थे, तो उनको बोला, इंग्लिश में ही बोला, क्योंकि दोनों को, उनको लगता था कि दोनों को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश में बोला कि ऐसा कोई पास्ट में कोई ऐसा केस है कि जिसमें ऐसा हुआ हो, ये हुआ हो कि हम अगर ना भेजना चाहें लड़की को तो क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऐसा कोई जजमेंट है या नहीं है। तो उन्होंने फिर, सरकारी वकील ने कहा कि हाँ हमारे तो यहाँ पे एक मेडिसिन सेंटर भी है, और वहां पे एक लेडी हैं, जो लेडी जज हैं, तो वो जो है काउंसलिंग करके तो वो ऐसा कुछ करती हैं। तो वो इंग्लिश में बातचीत कर रही है जिससे कि लड़का लड़की समझ ना पाए। तो उसने कहा ठीक है कि आप उनके पास भेजिए लड़की को, जो है 2 घंटे वहां उनसे काउंसलिंग करवाइए। तो 2 बजे का टाइम था, बोला 4:30 बजे मुझे वापस रिपोर्ट करो, तब मैं अपना जजमेंट दूंगा। 4:30 बजे वो जो है वापस आई। तो फिर उसने जज ने पूछा कि हाँ जी लड़की से, हाँ बेटे बताओ क्या करना है। लड़की कहती है कि मुझे इस व्यक्ति के साथ नहीं जाना, मना कर देती। तो उसने रीजन साथ में बताया, और उसने बताया कि ऐसा है कि मैंने तो पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है इंग्लिश में, जो भी आप इंग्लिश में सब सरकारी वकील से बात कर रहे थे वो मैं सब समझ गई थी।
मैं समझ गई थी। और फिर जो मुझे मेरे जो आपने जिस काउंसलिंग के साथ भेजा तो वहां भी भेजा, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा फ्यूचर यहाँ पे खराब ही होने वाला है। तो इसलिए मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे इसके साथ नहीं जाना। नहीं जाना है। अब आप देखिए वर्षा जी कि इसमें न्याय हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ सर। तो वही है कि अब जब है कि हम, वो लिखा हुआ है रूल बुक में, लिखा हुआ है कि हाँ जी ये वाला है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपने एम्प्लॉय को फ्री में देता है, नहीं देता पैसे, ये नहीं देता, हमें क्या लेना देना। हमने अपनी किताब पूरी कर दी, हमने अपनी कानून पूरी कर दी, चलो छोड़ दो। तो हमें जो है उसी तरह जो है, जिस तरह वो जज ने ये डिसीजन लिया, तो इस तरह हमें भी सरकमस्टांशियल देखना चाहिए कि जजमेंट वाकई हो रहा है, न्याय वाकई हो रहा है। तो ये चीजें आने के लिए आपको ये सारी चीजें सोच जो है, तो वो तो दो तरह से आएगी। अगर आपको आसान तरीका चाहिए तो ऐसी क्लासिक मूवीज देखिए। और अगर थोड़ा सा अगर आपको है तो इसमें किताबें पढ़िए। मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि किताब जो है कि आप 10 पेज हर रोज पढ़िए क्लासिक। लेकिन कौन सी किताब पढ़नी है, तो वो एक फाइंड ए मेंटर, सबसे पहले तो अपना मेंटर ढूंढिए। और वो, और आपको लाइफ में चाहिए क्या, तो वो आप जो है किताबें 10 पेज आप हर रोज पढ़ेंगे तो 30 दिन में आप जो है, एक ऑथर को किताब लिखने में 20-30 साल लग जाते हैं, तो हम्म। 20-30 साल का एक्सपीरियंस आप एक महीने में आपको मिल जाएगा। और आप अगर सपोज बिल्कुल ही आसान चाहते हैं तो गूगल में डालिए कि टॉप 10 सेल्फ हेल्प बुक्स इन द वर्ल्ड, हम्म। उसमें से जो टॉप पे आती है उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। हम्म। सिंपल सा तरीका है। बिल्कुल। बिल्कुल सर। अम, सत्यकाम हमें ये सिखाता है कि सही रास्ता और आसान रास्ता दोनों अलग होते हैं, लेकिन सही रास्ता वही है जो हमको मन के लिए शांति और अंतरात्मा में हमको आराम मिले। पैसा, पावर, हमारा इमेज, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम लोग इन सब को पाने के लिए कोई समझौता तो नहीं किया है। तो दोस्तों, आज से अपने आप के लिए एक सवाल जरूर पूछिए, मैं सत्य के साथ हूं या समझौतों के साथ। जरूर अपने आप से ये सवाल पूछिए और हमसे हर हफ्ते जुड़े रहिए। हम लोग हर हफ्ते एक नए मूवी के साथ आपके सामने विश्लेषण करने आएंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही मैं दर्शकों को तो धन्यवाद देता ही हूँ कि जो इसमें बने रहे, जो एनकरेजिंग रिस्पांस आप दे रहे हैं हमें सोशल मीडिया पे, वो बहुत ही एनकरेजिंग है। लेकिन उसके साथ ही इसको सच करने में, इसको साकार करने में जो है वर्षा की जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं वर्षा जी आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये वाला जो है जो हमारी जो शुरुआत जो इसमें मूवीज के थ्रू जो हमने लोगों को जो है ये एनालिसिस या जो है कुछ बातें ऐसे बताने की कोशिश की है, उस कोशिश में जो है उसको कामयाब करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। तो आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों को तो मैं कहूंगा कि वो हमें कमेंट करें, और हमने अगर किसी पहलू को अगर नजरअंदाज किया हो तो वो पहलू हमें भी बताइए कि हम भी जो है उससे एनरिच होंगे। और क्या बिल्कुल। चीज आपको इस पूरे एनालिसिस में अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी, तो वो हमें जरूर आप कमेंट शेयर कीजिए। और बहुत लोगों की आप भी लाइफ बदल सकते हैं बाय शेयरिंग कि ये वाला जो है आपको एथिक्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो उसमें भी आप बहुत लोगों की और मदद भी कर सकते हैं कि जब आप इस पॉडकास्ट को जो है शेयर भी लोगों के साथ शेयर करते हैं। कहते हैं ना, जब हम शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन तो वो बांटते हैं तो वो एक और खुशी मिलती है हमें। सो वर्षा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।